फंडा। सो फ्रेंड्स, आज हम नेटवर्किंग एंड इंटरनेट में अपना नेक्स्ट टॉपिक OSI मॉडल का जो होता है OSI उसको लेकर आए हैं। और इसके अंदर हम OSI मॉडल की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि इसको बेसिकली लेकर क्यों आया गया था, और इसके फीचर्स, इसके एडवांटेजेस वगैरह के बारे में हम जानेंगे। ये हम दो पार्ट में बनाएंगे। क्या इसके अंदर आप यूज करने का क्या फायदा हुआ था, इसको नेटवर्किंग के अंदर हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ये हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये हमने ये पार्ट जो बनाया है वो पीओ और आईटी दोनों के लिए बनाया। आईटी ऑफिसर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पीओ क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर जिन्होंने आईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि ये जो इसमें हम बेसिक चीज़ों को समझा रहे हैं, आप अपने आप को इसके थ्रू ब्रश अप कर सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी एमसीए बीसीए करे हुए हैं। और जो पीओ क्लर्क में स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को जानते हैं, लेकिन उन्होंने एमसीए बीसीए नहीं कर रखा है, तो दे आर अनअवेयर अबाउट कंप्यूटर और इस नेटवर्किंग के बारे में। दैट इज़ वाई हम इसको बहुत ही ल्यूसिड वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसे दो पार्ट में क्लियर करा है। पहले में हम आपको इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बताएंगे, और नेक्स्ट में फिर हम और जो उसका कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है वो लेकर आएंगे, जिससे आप उसे ईजिली समझ सके। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपको हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू कैन गेट ईजिली अपडेट फ्रॉम अवर साइड। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक और उन पे कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के बीच में इन्हें जरूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। बढ़ते हैं सबसे पहले कि OSI मॉडल बेसिकली था क्या। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी कि जब पीसी बनने शुरू हुए थे तब क्या था कि वन यूज़र का कॉन्सेप्ट था कि वन यूज़र वन पीसी। ठीक है, हर एक यूजर को एक पीसी दिया जाएगा और वो उसके ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे। लेकिन तब तक नेटवर्किंग इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। जब नेटवर्किंग इंट्रोड्यूस्ड हुई तब ये रियलाइज हुआ कि जो कंप्यूटर है वो आइसोलेशन में वर्क नहीं कर सकते। किस में नहीं कर सकते? आइसोलेशन में वर्क नहीं कर सकते। व्हाट डज इट मीन? आइसोलेशन का मतलब क्या है कि यूजर कांट इंटरेक्ट टू ईच अदर यूजिंग देयर कंप्यूटर। मतलब कि वो अलग थलग रह के काम नहीं किया जा सकता। सब एक दूसरे के साथ मिलके, जितने भी आपके ऑफिस में, आपका एक ऑफिस है उसमें जितने भी सिस्टम्स लगे हुए हैं, जितने भी यूजर हैं, उन सबको आपस में कम्युनिकेट इवन करना पड़ेगा। बाहर तो जाने की अलग बात है, इवन एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर भी हमें नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज एक आपका जो कलीग है वो जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसका एक पार्ट उसे मिला हुआ है, दूसरा पार्ट किसी और को मिला हुआ है, तीसरा पार्ट आपको मिला हुआ है, तो हर जो एक दूसरे से अटैच्ड है, अगर आपका जो कलीग्स है वो अपना काम जैसे ही पूरा करेगा तभी आपको वो देगा, ठीक है, या उसको आपसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या डेटा चाहिए, तो हर किसी को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस केस में ये रियलाइज़ हुआ कि हम अलग अलग रह के अपने पास, हमारे पास सिस्टम हो दैट इज़ ओनली द सेटिस्फैक्ट्री। ऐसा नहीं था, हमें एक दूसरे से सबको ज्वाइन करना था, जिससे कि सब एक दूसरे से अपना डेटा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। अब जो कंप्यूटर थे वो शुरू शुरू में प्रोप्राइटरी बेस थे। कैसे थे? प्रोप्राइटरी बेस थे। प्रोप्राइटरी बेस मतलब कि वो, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, नो स्टैंडर्ड। ओके, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं था। हर कोई कंपनी अपना एक स्टैंडर्ड फॉलो करती थी। जैसे कि आपके लिए एग्जांपल ले सकते हैं हम कार मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, कार में आपकी होंडा भी है, एक होंडा कार बनाती है, हुंडई बनाती है, मारुति है, ठीक है, आपके और भी फोर्ड है, ये सब कार बनाती है। ठीक है, इन सब में अगर कोई टायर है जो होंडा गाड़ी में लगता है, क्या वो मारुति की गाड़ी में नहीं लग सकता? लग सकता है, वो फोर्ड की गाड़ी में भी लग सकता है। यानी कि जो टायर है वो एक स्टैंडर्डाइज वर्जन है। ठीक है, वो क्या है? आपका स्टैंडर्डाइज वर्जन है कि आप का जो टायर है वो हर किसी गाड़ी में लग सकता है। लेकिन जो स्टीयरिंग होंडा गाड़ी में यूज होता है, क्या वही स्टीयरिंग मारुति और फोर्ड में भी यूज हो पाएगा? ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ऐसे में जब शुरुआत में हुआ था, तो जैसे IBM कंप्यूटर बनाती थी, तो
आईबीएम के ही कंप्यूटर में सारे पार्ट लगे होते थे। जैसे सपोज आपका मॉनिटर, आपका कीबोर्ड, आपका जो माउस है, आपका प्रिंटर है, क्योंकि जो उसके पोर्ट्स थे, जो उसके जितने पार्ट्स थे, वो कंपैटिबल अपनी ही बनाई हुई मैन्युफैक्चर्ड जो डिवाइसेस थे उनसे ही हो पाते थे। अगर सपोज एक ऑफिस में 20 आईबीएम के कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, अब उन्हें दो और परचेज करने हैं, लेकिन उन्हें सेम कॉन्फ़िगरेशन के पीसी मिल रहे हैं एचपी में, लेकिन वो लगा नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं होते थे एक दूसरे से। जो अगर आपका आईबीएम के लगा रखे थे तो फिर उन्हें आईबीएम के ही यूज़ करने पड़ते थे। ठीक है। तो अब जब नेटवर्किंग यूज़ हुई तो इस केस में क्या हुआ कि आप चाहते हैं तो नेटवर्किंग के से पहले ही ये जो वेंडर्स थे इनको ये करा गया कि भाई ऐसा तो नहीं है। पहले ये था कि अगर आप माउस जो लगा रहे हैं वो आईबीएम का ही लगाएंगे, अगर आप एचपी का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आप एचपी का ही लगाएंगे, ऐसा था। तो ये एक तरीके से एक फॉल था कि हम दूसरा कोई और कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। फिर जब नेटवर्किंग आई तो आईबीएम उस समय जो अगर सपोज लैंड कार्ड यूज़ करता था या केबल यूज़ करता था, तो उस केस में वो अगर एचपी के लगा रही है कंपनी आपकी, तो वो उस लैंड कार्ड, उस केबल केबल को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसको सिर्फ आईबीएम के ही जो सिस्टम्स होते थे वो सपोर्ट कर पाते थे। तो एट द टाइम रियलाइज़ क्या किया कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी कि हर जो सिस्टम है, हर कंपनी का सिस्टम वो कंपैटिबल होना चाहिए। देन इट केम दैट हु विल मेक दोज स्टैंडर्ड्स, मतलब ये सोचा गया कि कौन उस स्टैंडर्ड को बनाए। तो जिससे कि हम इस इनकम्पैटिबिलिटीज से, जो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स है आईबीएम एचपी जैसे, उस इन कंपैटिबिलिटी से कैसे हम उभर कर आ सके। तो एक कॉमन गाइडलाइन वो उन्होंने सोची कि हम एक कॉमन गाइडलाइन यूज करते हैं, कॉमन गाइडलाइन। ठीक है। और कुछ प्रोटोकॉल्स, जो कि प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाए, ऐसी गाइडलाइंस जो हर सिस्टम उसे फॉलो करे। अगर हर सिस्टम उसको फॉलो करेगा तो नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत सही रहेगा, क्योंकि हर सिस्टम फिर कंपैटिबल हो जाएगा। तो ऐसे केस में दो ऑर्गेनाइजेशन आई इस गाइडलाइन को बनाने के लिए। पहली का नाम था आईएसओ। ठीक है। आईएसओ आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। आईएसओ का मतलब क्या है आपका, कि जो आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आईएसओ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसने बनाया आपका ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है। और जो दूसरी आई आपकी ऑर्गेनाइजेशन, वो आपकी यूएसए का जो डिपार्टमेंट था, यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ जो डिफेंस था, उसको बोला गया कि आप भी बनाइए। और उन्होंने एक जो मॉडल तैयार कराता था वो कहलाता है टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है। या इसको हम दूसरा, इसको वर्जन का नाम हम डीओडी बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ओके। डीओडी मॉडल भी बोलते हैं। तो डीओडी मॉडल था, यानी टीसीपी जो मॉडल था उसको जो फंडिंग थी वो डिपार्टमेंट की तरफ से थी, यूएस गवर्नमेंट उसे दे रही थी। तो और उनको डेडलाइन भी दे दी गई थी कि आपको एक पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर ही ये गाइडलाइन तैयार करके रखनी है, प्रोटोकॉल्स बनाने हैं। तो उन्होंने उसे एक विद इन टाइम स्लॉट के अंदर उस मॉडल को तैयार कर दिया। दैट इज वाई जो टीसीपी का जो मॉडल है वो आज की डेट में वर्किंग मॉडल कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये पहले बन गया। कारण ओएसआई मॉडल क्यों नहीं बन गया? क्योंकि जो ओएसआई में मॉडल जो था आपका, ये जो ओएसआई मॉडल बन रहा था उसमें कौन पार्टिसिपेट करा था, किन्होंने करा था? कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं थी, कोई भी कंपनी आ सकती थी, कोई भी पर्टिकुलर, कोई भी गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी। ठीक है। डिफरेंट स्टेट के आपके स्कॉलर, यूनिवर्सिटीज, जो रिसर्चर्स थे अलग अलग डिपार्टमेंट के, ये एसोसिएट हुए थे इस ओएसआई मॉडल को बनाने के लिए। इनको फंडिंग भी इतनी नहीं मिल पा रही थी, और इन सब के इतने सारे अलग अलग लोग आ गए कि कोई डेडलाइन भी नहीं थी कि आपको इतने टाइम स्लॉट के अंदर ये बना के दे देना है। तो इस कारण जो आईएसओ को डेवलप होने में वक्त लगा वो काफ़ी ज़्यादा लगा, और इसके कारण जो टीसीपी का मॉडल था वो पहले बन गया और वो पहले मार्केट में आ गया, तो उसको ज़्यादा फॉलो करने लग गए। और इसी के कारण आज की डेट में हम जो मॉडल यूज करते हैं वो टीसीपी को ये करते हैं, ओएसआई को जस्ट फॉर हम टीचिंग पर्पस के लिए करते हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो आपका इसमें जो आपके आपका ये है कि आप जो टीसीपी आईपी मॉडल था बिकम सो पॉपुलर,
और इसीलिए जो ये वर्किंग मॉडल है वो ओएसआई के ऊपर जो काम करना था वो रुक गया। इसका मतलब ये है कि जो गाइडलाइन थी विच वाज इंट्रोड्यूस बाय ओएसआई मॉडल इन दैट नो प्रोटोकॉल डेवलप, मतलब कि जो प्रोटोकॉल्स ये गाइडलाइंस बताई गई ओएसआई में वो उससे बताई गई, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ आगे, क्योंकि उससे पहले टीसीपी आईपी मॉडल इम्प्लीमेंटेशन में आ गया था। दैट इज वाई हम जो लर्न करते हैं वो ओएसआई मॉडल को करते हैं, जिसे हम ओएसआई मॉडल को हम और एक मॉडल के नाम से कहते हैं जिसे हम कहते हैं रेफरेंस मॉडल। ओके, रेफरेंस मॉडल के नाम से भी हम ओएसआई मॉडल को कहते हैं। एक जो ओएसआई मॉडल होता है रेफरेंस मॉडल कहलाता है। इट मीन्स दैट इफ कोई बंदा जानना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे होता है बिटवीन टू डिवाइसेस के बीच में, तो उसको उन डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो उसको देन दे मस्ट नो अबाउट ओएसआई मॉडल, उनको ओएसआई मॉडल के बारे में जानना चाहिए। और जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ओएसआई मॉडल से डिफरेंट नहीं है, ठीक है। बट एक बस यही डिफरेंस है कि ओएसआई में 7 लेयर्स होती हैं और टीसीपी में 4 लेयर होती है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट दोनों के सेम है। और इन ओएसआई मॉडल देयर इज ओनली गाइडलाइन, ओके। और टीसीपी मॉडल में गाइडलाइन के साथ साथ टीसीपी मॉडल के साथ जो है आपका, इसे भी हम आगे पढ़ेंगे टीसीपी मॉडल में। लेकिन अगर आप ओएसआई मॉडल पढ़ लेंगे तो आपको टीसीपी अपने आप समझ आएगा। गाइडलाइन प्लस इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें जो बताया गया है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी बताया गया है, तो ये सब कुछ भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि क्या मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जैसे ओएसआई मॉडल बताता है कि नेटवर्क लेयर पे हर डिवाइस का अपना एक एड्रेस होता है। आपको मैं दिखा देती हूँ, आपका ओएसआई लेवल लेयर्स है, 4 7 लेयर्स है। पहली आपकी एप्लीकेशन, दूसरी प्रेजेंटेशन, तीसरी सेशन लेयर, चौथी आपकी ट्रांसपोर्ट, पांचवी आपकी नेटवर्क, छठी आपकी डाटा लिंक लेयर, सातवीं आपकी फिजिकल लेयर, ठीक है। तो ये कहता है ओएसआई मॉडल की जो नेटवर्क लेयर होता है उस पे हर डिवाइस का एक एड्रेस होता है, बट ये नहीं बताता कि ये जो एड्रेस होगा वो कितने साइज का होगा, ठीक है। और इट शुड बी मतलब कि किस उसमें लिखा जाएगा, फॉर्मेट में लिखा जाएगा। लेकिन जो टीसीपी मॉडल होता है वो बताता है कि नेटवर्क लेयर पे इट शुड हैव एड्रेस, वो भी बताता है, लेकिन वो साथ साथ बताता है कि वो एड्रेस कौन सा होगा, जो कि आपका ओएसआई नहीं बताता। इसमें एड्रेस जो यूज होता है वो आईपी एड्रेस यूज होता है इस लेयर पे, ठीक है। वो आईपी लेयर कितने बिट का होना चाहिए, 32 बिट, आजकल 62 बिट का भी आने लग गया है, 64 बिट का। तो वो ये भी डिसाइड करता है कि कितने बिट्स का होगा, यानी वो साइज भी डिसाइड कर रहा है। तो यानी ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है कि जो ओएसआई है वो सिर्फ चीज़ों को बताता है, कैसे उनको करना है, क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो नहीं डिस्कस करता है। टीसीपी ये सब कुछ डिस्कस करता है, इसीलिए टीसीपी वर्किंग में कहलाता है, ठीक है। जो आपकी आईपी एड्रेस होता है उसमें जैसे सपोज 192.68.1.1, तो उसमें ये पता चलता है कौन से क्लास का है, और ये इसमें कितने नेटवर्क है, इसमें कितने होस्ट हैं, ये सब पता चल जाता है। तो ये सब टीसीपी के थ्रू हमें पता चलता है, क्योंकि इसमें इम्प्लीमेंटेशन बताई गई है, ओएसआई में नहीं बताई गई है। यही कारण है कि हम लर्निंग पर्पज से जो है वो ओएसआई मॉडल को यूज़ करते हैं, और फॉर इम्प्लीमेंटेशन हम टीसीपी आईपी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले कि ओएसआई में क्या है। बेस्ड ऑन अ प्रपोजल डेवलपमेंट बाय द आईएसओ, ठीक है। किसने इसे डेवलप किया था, आईएसओ एज अ फर्स्ट स्टेप, ठीक है। जिसकी फुल फॉर्म कई बार आ जाती है। आईएसओ की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन, उन्होंने सबसे पहले ये स्टेप उठाया था कि हम कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज करें, प्रोटोकॉल्स लाए डिफरेंट लेयर्स पे। और ये जो मॉडल कहलाया था आईएसओ का उसे कहते हैं ओएसआई मॉडल, जिसका मतलब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसे हम रेफरेंस मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज इट डील विद कनेक्टिंग ओपन सिस्टम। क्यों कहते हैं इसे ओपन सिस्टम, क्योंकि दो ओपन सिस्टम होते हैं, दो सिस्टम जिनका एक अपना जियोग्राफिकल जो उनका एरिया होता है, सब कुछ उनका जो अपने उनकी जो हो सकता है कि जो ये सिस्टम है वो आईबीएम का बनाया हुआ है, दूसरा सिस्टम एचपी का है। हो सकता है ये दोनों एक ही ऑफिस में, हो सकता है कि एक दिल्ली में है ये सिस्टम और दूसरा सिस्टम आपका मुंबई में है, ठीक है। तो ये जोग्राफिकली भी अलग अलग हैं, दोनों की कन्फिग्रेशन अलग है, लेकिन ये दोनों क्या है, एक ओपन सिस्टम है।
तो इसीलिए ओपन सिस्टम को ये इंटरकनेक्ट करता है अपनी प्रोटोकॉल्स को यूज करके। दैट इज सिस्टम दैट आर ओपन फॉर कम्युनिकेशन विद अदर सिस्टम। ठीक है, तो ये ओपन सिस्टम है, किसी और से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी 7 लेयर्स के लिए कर लिया है। ये आपको इसी ही सीक्वेंस में आपको इन लेयर्स को याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये और आपको बताया है कि OSI में 7 लेयर्स होती है, TCP में 4 लेयर होती है। जो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर का जो आधा काम होता है वो TCP की जो पहली ही एप्लीकेशन सर्विस होती है वो करती है, और OSI का जो आधा सेशन लेयर काम करती है। और ट्रांसपोर्ट लेयर, उसमें भी यहाँ पे सेम ट्रांसपोर्ट ही होती है। नेटवर्क जैसे OSI में होता है, इसमें इसको इंटरनेट कहते हैं। और जो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर होती है, इसमें हम इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, अब आ जाता है कि व्हाट इज OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या था, ये बताता है स्पेसिफाई व्हाट शुड बी डन, मतलब कि क्या करना है फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए, ना कि ये नहीं बताया कि नॉट हाउ इट शुड बी डन, कैसे इसको करना है ये नहीं बताता। यूज्ड एज अ रेफरेंस मॉडल फॉर टीचिंग पर्पस, ये सिर्फ टीचिंग पर्पस के लिए यूज होता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। हम जब पढ़ाते हैं तो OSI मॉडल ही पढ़ाते हैं। जिसने OSI मॉडल समझ लिया वो TCP मॉडल अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, इट डिवाइस नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोसेस। कितनी OSI में, नेटवर्क में कितनी लेयर्स होती हैं, सब लेयर्स, मतलब कि एक प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन का है कि दो सिस्टम है वो अपने कम्युनिकेट करना चाहते हैं एक दूसरे से। तो एक पूरा प्रोसेस बनता है। जैसे कि मुझे अपने एक दोस्त को चिट्ठी लिखनी है, तो मैं क्या करूँगी, पहले एनवलप लूँगी, फिर मैं उस पर राइट डाउन करूँगी अपना जो भी मुझे लिखना है, फिर मैं उसमें उसका एड्रेस लिखूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना भी एड्रेस लिखूंगी। सपोज उसके एड्रेस तक अगर नहीं पहुंच पाती चिट्ठी तो वापस मेरे पास आए, फिर मैं उसे पोस्ट ऑफिस में डालूंगी। पोस्ट ऑफिस वाले फिर एड्रेस देख के उसके, मेरे दोस्त के जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा वहां पे उसे भेजेंगे मेरी चिट्ठी को। फिर वहां पोस्ट ऑफिस से उस चिट्ठी को निकाल के फिर मेरे दोस्त तक उस चिट्ठी को पहुंचाई जाएगी। तो देखा जाए ये भी क्या प्रोसेस है, 7 प्रोसेस यहाँ पर भी आ गए। ऐसे ही जब सिस्टम आपका दो सिस्टम कम्युनिकेट करते हैं तो इसमें भी काफ़ी सारी प्रोसेसिंग होती है। डेटा को जब मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड किया जाता है तो उस प्रोसेस को 7 सब प्रोसेसेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम लेयर का नाम देते हैं। हमारे को प्रोसेस, मतलब कि हमारे को प्रोसेस की जरूरत क्या पड़ी है, हम एक कंस्ट्रक्शन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, हमने एक हाउस कंस्ट्रक्ट करा, तो क्या एक ही पर्सन पूरा हाउस बना सकता है? नहीं, हमें प्लम्बर की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक पेंटर की जो हमारी दीवारें पेंट कर सके। हमें एक इलेक्ट्रीशियन की भी जरूरत पड़ेगी। हमारे को एक मिस्त्री की भी जरूरत पड़ेगी जो हमारा दीवारों पे जो टूट फूट हो रखी है उसे ठीक करे, मरम्मत करे। अब सपोज हमारे को हमारी ट्यूब खराब हो गई है या हमारी बिजली में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या हम प्लम्बर को बुलाएंगे? नहीं, हम किसे बुलाएंगे? इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे। ऐसे हमें पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हमें सीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हम प्लम्बर को बुलाएंगे, इलेक्ट्रीशियन को नहीं बुलाएंगे। इससे फायदा क्या है, अलग अलग लोगों से काम करा के, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर जो वर्कर है वो अपने काम में परफेक्ट होगा तो वो अपने काम को ईजिली कर लेगा। अगर हम एक ही से कहेंगे सारे काम करो तो वो एकदम से नहीं कर पाएगा। सेम ऐसे इसमें पूरा एक प्रोसेस है, उसको छोटे छोटे प्रोसेस में डिवाइड किया गया है। हर प्रोसेस अपना काम करता है और आगे मैसेज को भेज देता है। बेनिफिट क्या है OSI मॉडल के? बेनिफिट क्या है, ये क्या प्रमोट करता है, ये मल्टी वेंडर इंटर ऑपरेटेबिलिटी बाय स्टैंडर्डाइजिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है। यानी कि जितने भी मल्टी वेंडर क्या है, जो IBM है, आपका HP है, डेल है, ये सब, अब लेनोवो है, ठीक है, ये सब अपने क्या बनाते हैं, PCs बनाते हैं। ये मल्टी वेंडर्स है, बनाते हैं। इनके बीच में ये ऑपरेट हो सके, मतलब कि IBM HP से कम्युनिकेट कर सके, HP IBM से कम्युनिकेट कर सके, HP डेल से कम्युनिकेट करे, डेल HP से कम्युनिकेट, मतलब इस जितने भी अलग अलग वेंडर्स के बनाए हुए सिस्टम्स हैं वो अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके नेटवर्किंग के इस OSI मॉडल को यूज करके। फास्टर डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशन एंड नेटवर्क डिवाइसेस, इसका मतलब क्या है? नेटवर्क एप्लीकेशन क्या होती हैं आपकी? नेटवर्क एप्लीकेशन में जैसे गूगल है, ये भी एक क्या है आपका नेटवर्क एप्लीकेशन। फेसबुक क्या है, ये भी आपकी क्या है, एक नेटवर्क एप्लीकेशन है। ठीक है,
ये क्यों क्यों कहलाती है? क्योंकि सॉफ्टवेयर आपका ही एक डेवलपर है जिसने इन सबको बनाया है, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को बुलाएंगे। गूगल के अंदर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, फेसबुक में, तो उनका जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा वो उसके ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस क्या आ रही है? जैसे आपकी वायर है, लैन कार्ड है, ये सब क्या है आपके? ये आपकी नेटवर्क डिवाइसेस हैं। वाईफाई है, स्विचेस हैं, हब हैं, ये सारी आपकी नेटवर्क डिवाइसेस हैं। अगर इनके डेवलपमेंट करना है तो आपको क्या किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। तो इसीलिए सब अपना अपना काम करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी अपना नेटवर्क एप्लीकेशन डेवलप करेगा, नेटवर्क डिवाइसेस बनाने वाले जो कंपनी है वो अपनी नेटवर्क डिवाइसेस बनाएंगी। तो इस कारण इन सब चीज़ों को जो डेवलप किया जा सकता है वो फास्टर वे में करा जा सकता है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग काम है। इजली आप ट्रबल शूट कर सकते हो। नेटवर्क के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पता लगा सकते हैं कि किस लेयर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप उसे इजली ट्रबल शूट कर सकते हो। जैसे हमने अभी अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का आपको एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज हमारी बिजली में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हम अपने इलेक्ट्रीशियन से बात करेंगे, ना कि प्लम्बर से या पेंटर से। ऐसे हमें पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो हम प्लम्बर से बात करेंगे, ना कि पेंटर से करेंगे। तो ये ट्रबल शूट की कहीं पे भी नेटवर्किंग के दौरान किसी भी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है तो क्योंकि हमारे प्रोसेस सब लेयर्स में डिवाइडेड है तो हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर लेयर में ही प्रॉब्लम आई है, तो वहाँ पे उसे ट्रबल शूट करा जाएगा। फीचर्स क्या है ओएसआई मॉडल की? सबसे पहला फीचर्स तो ये है कि इसमें कितनी लेयर्स होती है? 7 होती हैं, अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो ईच लेयर्स होती है वो प्रोवाइड करती है सर्विस टू द लेयर अबव एंड यूजेस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द लेयर बिलो। जैसे कि एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, फिर आती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आती है आपकी सेशन लेयर एंड सो ऑन। तो इसमें क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर जैसे प्रेजेंटेशन लेयर है, वो जो सर्विस प्रोवाइड कराएगी, जो भी कुछ करेगी, वो किसके पास जाएगी? सेशन लेयर के पास। ऐसे ही वो एप्लीकेशन की जितनी भी सर्विसेज है वो लेंगी। आप एक ऑफिस का ही एग्जांपल ले सकते हैं। आपके बॉस होंगे, बॉस के नीचे उनके मैनेजर्स होंगे, ठीक है। मैनेजर्स के नीचे उनके जनरल मैनेजर्स होंगे, और भी नीचे आपके एम्प्लॉयज़ होंगे। एम्प्लॉयज़ के नीचे आपके और भी अलग जो आपके मजदूर लोग होते हैं वो होंगे। और जो मैनेजर है वो सर्विसेज जो है बॉस, उनको जो भी जो चाहिए मैनेजर को वो बॉस उनको देगा, और जो मैनेजर काम करके दे रहा है वो नीचे एम्प्लॉय को देगा। ऐसे एम्प्लॉय अपना कुछ भी आगे जाके कुछ करता है तो उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो नीचे वाले अपनी डिपार्टमेंट में भेजेगा। अगर उसे कोई इंस्ट्रक्शंस लेने तो वो किससे लेगा? मैनेजर से लेगा। ओके, एज ए मैनेजर को इंस्ट्रक्शन लेने तो वो किससे लेगा? बॉस से लेगा। मैनेजर अपने आप से तो कुछ नहीं करेगा। तो सब लोग अपनी सर्विसेज ऊपर से लेते हैं और नीचे फॉरवर्ड करते हैं। सेम ऐसी जो इसके अंदर आपका लेयर्स में सर्विसेज का होता है पैटर्न, उसमें क्या होता है, जो हर लेयर होती है वो अपने अबव को तो सर्विस प्रोवाइड कराती है, अपने ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको सर्विस प्रोवाइड करती है, और जो अपनी एंड यूजेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द लेयर बिलो। ओके, चेंजेस इन द फंक्शनैलिटी ऑफ अ लेयर डज नॉट अफेक्ट अदर लेयर। अगर आप किसी लेयर के मतलब कि अगर किसी प्रोटोकॉल में, किसी भी लेयर के प्रोटोकॉल में कोई चेंज किया जाता है तो उससे ऐसा नहीं कि कोई और लेयर उससे अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। सब क्योंकि अलग अलग लेयर से सबका अपना अपना काम करने का तरीका अलग है, उनके अपने एक अलग कॉन्सेप्ट हैं, फीचर्स हैं, तो वो अपने काम पे फोकस करती है। किसी और लेयर के वर्किंग में मॉडल में चेंज किया जाता है तो दूसरी लेयर्स उससे अफेक्ट नहीं होती है। जो लेयर्स होती है ऑन द सोर्स डिवाइस कम्युनिकेट विद अ पीयर लेयर ऑन द डेस्टिनेशन लेयर। देखिए, अगर आपका आपका ये सोर्स है, मतलब कि एक ए कंप्यूटर है, वो बी कंप्यूटर से बात करना चाहता है, तो वहाँ ए के नीचे भी 1 2 से लेकर 7 लेयर्स आएंगी। ऐसी आपकी जो बी होंगी उसमें 1 2 से लेकर 7 लेयर आएगी। तो जैसे ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, तो इसमें भी एप्लीकेशन लेयर होगी बी के पास। तो ये पीयर टू पीयर यानी कि ये एक दूसरे से इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। प्रेजेंटेशन होगी तो यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन होगी, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि इसमें बेनिफिट क्या है कि सोर्स डिवाइस की जो हर लेयर होती है वो अपनी डेस्टिनेशन डिवाइस की लेयर से कम्युनिकेट करती है। ईच लेयर एड्स टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय द लेयर अबव इट। हर जो लेयर होती है, हमने अभी ऑलरेडी बात करी है, एप्लीकेशन है, ठीक है, प्रेजेंटेशन है, इसे हम अभी एक डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। जैसे जैसे डेटा आपका सपोज सोर्स में भेजा, डेटा आया, लेकिन डेटा के साथ साथ
जो एप्लीकेशन लेयर है वो अपना एक एप्लीकेशन हेडर लगा देगी, फिर वो नीचे इसे फॉरवर्ड करेगी। जब नीचे आएगा प्रेजेंटेशन के पास तो डेटा तो होगा, एप्लीकेशन लेयर का भी हेडर होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर का भी डेटा सॉरी हेडर इसके संग होगा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इनके संग ऐड कर दी जाती है, कई बार पीछे भी यानी कि ट्रेलर में भी डाल दिया जाता है, वो डेटा लिंक लेयर में होता है। तो डेटा प्लस हेडर यानी कि नीचे जैसे जैसे हमारा डेटा जाता है और उसके संग हेडर ऐड होता जाता है, इसको हम बोलते हैं पीडीयू। क्या बोलते हैं हम इसे? पीडीयू। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ओके, तो आप इस चीज को भी नोट डाउन कर लीजिए कि पीडीयू होता क्या है। जब आप डेटा अपना भेजते हैं, मैसेज को भी भेजते हैं, तो उसके संग हेडर भी ज्वाइन होता हुआ जाता है, इसी को बोलते हैं पीडीयू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेंडिंग प्रोसेस है और एक रिसीविंग प्रोसेस है। अगर आपको ये दिख रहा है तो इसके अंदर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। एक सेंडिंग प्रोसेस है और एक आपका रिसीविंग प्रोसेस है। जैसे कि एक कंप्यूटर है, उसने कुछ मैसेज भेजा, ठीक है, जैसे कि उसने गूगल ही खोला, ठीक है, क्या खोला उसने? google.com खोला, ठीक है। बेसिकली इसे खोलेगा कौन? इसे यूजर खोलेगा, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर से नहीं खुल जाएगा। यूजर को कौन यूज कर रहा है, मतलब कंप्यूटर को कौन यूज कर रहा है? यूजर। यूजर कंप्यूटर पे आपका एक ब्राउजर को खोलता है और उसके ऊपर कम्युनिकेट वे कैसे कर रहा है? ब्राउजर को यूज करके कर रहा है, ठीक है। ब्राउजर पे उसने लिखा google.com क्योंकि उसे कुछ सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी साइड पे गूगल का सर्वर है, ठीक है, जिसे हम वेब भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये है आपका, इसने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे google.com खोलना है। जब ये इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई तो इसमें रिस्पॉन्ड करा और रिस्पॉन्ड में इसने गूगल का पेज खोल के दे दिया। अगर नहीं कुछ एरर आ रहा है नेटवर्किंग में तो लिख कर आएगा पेज कांट बी ओपन, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। आपने तो यहाँ से गूगल खोल दिया है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये है कि आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते बढ़ते आपको चीज़ों को वैसे ही वो बढ़ती चली जाएंगी। जैसे कि आपने ये गूगल से मैसेज भेजा है कि हमें गूगल खोलना है, ठीक है, तो यहाँ से एक डेटा गया एप्लीकेशन लेयर से, ठीक है। यहाँ पे डेटा था, एप्लीकेशन पे आते के साथ ही उसने अपना एक हेडर लगा दिया, एप्लीकेशन हेडर। फिर उसने नीचे अपनी लेयर में पास ऑन करा एप्लीकेशन हेडर के साथ साथ उसने प्रेजेंटेशन लेयर के पास जो था उसने अपना हेडर लगा दिया इसके साथ। फिर प्रेजेंटेशन लेयर ने डेटा भेजा, पीडीयू भेजा जिसे हम कह सकते हैं सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर ने क्या करा? ये जितना डेटा था उसके संग अपना भी हेडर लगा दिया, सेशन हेडर। इसी तरह सेशन हेडर ने नेक्स्ट फिर अपना मैसेज भेजा ट्रांसपोर्ट लेयर को। इसने क्या करा? जो डेटा था उसके संग ये सारे हेडर लगे हुए तो साथ में अपना हेडर भी लगा दिया। फिर ऐसी ही ट्रांसपोर्ट लेयर ने नेटवर्क लेयर को भेजा। नेटवर्क लेयर ने भी क्या करा? इसके साथ अपना क्या लगा दिया? इसके साथ अपना एक हेडर लगा दिया। फिर इसने नेटवर्क लेयर ने डेटा लिंक लेयर को भेजा। डेटा लिंक लेयर ने क्या करा? वो डेटा लिंक लेयर हेडर के साथ साथ ट्रेलर भी ऐड करता है मैसेज के साथ। फिर इसने फिजिकल लेयर को भेजा। फिजिकल लेयर फिजिकल मीडियम होता है, ठीक है। तो फिजिकल मीडियम कुछ नहीं करता, जो भी ऊपर से डेटा आया है उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि 11000111111100 एंड सो ऑन। जो भी मैसेज है उसको बिट्स में कन्वर्ट करा और उसने उसे ट्रांसमिशन मीडियम आपकी कुछ भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकती है और वायर्ड भी हो सकती है, उसके थ्रू उसने इसे भेजा। कैसे भेजेगा? अगर 1 है तो वो वोल्टेज के थ्रू ही भेजेगा, आपका +5 में जो वोल्टेज है वो जाएगा। अगर आपका 0 भेजना है तो वो -5 वोल्टेज भेजेगा। इस तरीके से वो डेटा सेंड होगा। किसके पास? स्विच के पास भेजेगा, स्विच लगा होगा। फिर क्योंकि गूगल ऐसा तो नहीं है कि अगले ही आपके उस स्विच से अटैच्ड है गूगल का सर्वर, बीच में काफ़ी सारे राउटर लगे होंगे। इन सब से होता हुआ फिर जो गूगल का सर्वर होगा उसके पास भी अपना स्विच होगा, वहां तक ये डेटा जाएगा। फिर फिजिकल लेयर ये बिट्स का डेटा है वो क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी, फिर उसे वो ऊपर भेजेगी डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर क्या करेगा? जो आपका उसके पास आया है उसमें से ट्रेलर और हेडर डेटा लिंक लेयर का हटा के उसे किसके पास भेज देगी?
नेटवर्क लेयर के पास भेज देगी। नेटवर्क लेयर क्या करेगी, उसमें से जो आपका नेटवर्क हेडर है उसे रिमूव करके उसे ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भेज देगी। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, जो आपका ट्रांसपोर्ट हेडर था उसे रिमूव करके उसे ऊपर सेशन लेयर में भेज देगी। सेशन लेयर क्या करेगी, जो सेशन हेडर है उसे रिमूव करके उसे आगे भेज देगी। फिर प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, जो प्रेजेंटेशन हेडर लगा हुआ है उसे रिमूव करके एप्लीकेशन लेयर के पास भेज देगी। अब एप्लीकेशन लेयर के पास क्या है, आपका एप्लीकेशन हेडर है। इधर आपका ये क्या है, वेब सर्वर है। ठीक है, जो ये वेब सर्वर होते हैं ये भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही क्रिएट होते हैं। जैसे जो लाइनेक्स होता है, लाइनेक्स में जो वेब सर्वर बने होते हैं वो अपाचे में बने होते हैं, और आपके जो विंडोज़ में होते हैं वो IIS में बने होते हैं। ठीक है, तो IIS जो है, सपोज आपका जो गूगल का ये सर्वर है वो विंडो में बना हुआ है, तो ये किसको यूज़ कर रहा है, IIS। तो ये एप्लीकेशन लेयर में से आपका एप्लीकेशन हेडर हटा के क्या पकड़ता है, डेटा पकड़ता है और उसे उठा के ये गूगल सर्वर को पकड़वा देता है। ठीक है, तो एक पूरा ये प्रोसेस आपने समझा। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में ना आए तो आप इसे एक और दो बार दोबारा से समझिए, इस वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। तो ये एक तरीका होता है कि किससे किससे डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन को पास ऑन होता है। कई बार क्वेश्चन भी आते हैं और आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि जो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर पर होते हैं, जो आप मैसेज भेजते हैं वो उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा। उसके बाद आपका जो डेटा होता है उसे हम क्या कहलाते हैं, वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स। और जो नेटवर्क लेयर होता है उस पे जो आपका सेगमेंट होता है उसको डिवाइड करवा दिया जाता है पैकेट्स में। पैकेट्स को हम डेटाग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, डेटाग्राम भी बोलते हैं कई बार, पैकेट्स ना बोल के। और फिर जो डेटा लिंक लेयर होते हैं उस पर जो हमारा मैसेज होता है वो और डिवाइड हो जाता है, उसको हम फ्रेम से जो होता है कन्वर्ट हो जाता है, तो जो डेटा होता है उसे हम फ्रेम कहते हैं। और फिजिकल लेयर पे ये क्या कहलाता है, ये बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डेटा होता है वो कौन कौन से लेवल पर होता है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर पर। सेगमेंट्स इसमें होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, और जो पैकेट्स होते हैं वो नेटवर्क लेयर पे, और डेटाग्राम भी नेटवर्क लेयर पर होते हैं। फ्रेम्स आपके डेटा लिंक लेयर पे होते हैं, और बिट्स आपके किस पर होते हैं, फिजिकल लेयर्स पे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो आगे हम एक चीज और डिस्कस करेंगे इस सेशन को ख़त्म करने से पहले, कि जो ये तीन लेयर है, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और आपका डेटा लिंक लेयर, इन तीनों पे क्या यूज होता है, एड्रेस यूज होता है। ठीक है, बट जो ट्रांसपोर्ट होता है इस पे यूज होता है आपका पोर्ट एड्रेस, और नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस, और डेटा लिंक लेयर पे यूज होता है आपका मैक एड्रेस। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इतने सारे एड्रेस की हमें जरूरत क्या पड़ी। जैसे कि सपोज मेरा नाम है दिव्या, ठीक है, या मेरे फ्रेंड का नाम है, मुझे अपने दोस्त को चिट्ठी भेजनी है, उसका नाम है दिव्या, वो हाउस नंबर आपके 6410 पे रहती है। ठीक है, उसका जो सेक्टर है वो सेक्टर 9 में है। ठीक है, सोमनगर में रहती है। ये सोमनगर कहाँ पर है आपका, मुंबई में है। मुंबई में कहाँ आपका, महाराष्ट्र स्टेट, अब ना डालिए, और इंडिया। ठीक है, फिर कई बार हम अपनी चिट्ठी में बैक एड्रेस भी लिखते हैं, भाई कहाँ से आ रही है चिट्ठी, अगर सपोज हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँच पाए तो वापस आ जाए। सपोज मेरा नाम है शालू, ठीक है, और मेरा हाउस नंबर है 6774। ठीक है, और मैं एक सेक्टर 5 में रहती हूँ। ठीक है, और मैं रहती हूँ जीडी रोड पे, जीडी रोड। ठीक है, और मैं दिल्ली में रहती हूँ, और इंडिया। तो जब हम ये चिट्ठी भेजेंगे, सबसे पहले जो पोस्टल ये ऑफिस में जाएगा, सबसे पहले देखा जाएगा कि ये आई कहाँ है और जानी कहाँ है। ये इंडिया से आई है और इंडिया के अंदर, यानी सेम कंट्री के अंदर ही ये एड्रेस है। सपोज मैं ये अपनी चिट्ठी कहीं और भेज रही हूँ, सपोज मैं इसे
दुबई भेज रही हूँ या मैं इसे ऑस्ट्रेलिया भेज रही हूँ, तो यहाँ पे इंडिया की जगह उस कंट्री का नाम लिखा होगा। लेकिन यहाँ पे हमने ये पोस्टल ऑफिस ने ये पढ़ा कि ये तो इंडिया ही है, तो फिर वो क्या करेगा, आगे देखेगा कि चलो ये विद इन कंट्री है। अब वो देखेगा कि विद इन सिटी है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो दिल्ली से जा रही है चिट्ठी, कहाँ पे जाएगी, मुंबई में। तो ये एक और उसे एक एड्रेस मिला, ठीक है, कि ये दिल्ली से मुंबई मुंबई को जा रही है। मे बी ये भी हो सकता था कि मैं इसे दिल्ली दिल्ली के अंदर ही भेज रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दिल्ली से कहाँ जा रही है, आपके मुंबई में। फिर ये मुंबई में जब चिट्ठी पहुंच जाएगी तो ये मुंबई के कहाँ पे जाएगी, ये सोमनगर में जाएगी। सोमनगर के ये भी कौन से सेक्टर पे जाएगी, सेक्टर 9 में जाएगी। और जो सेक्टर 9 के पोस्ट ऑफिस पे पहुंचेगी तो फिर ये से पर्टिकुलर आपके हाउस एड्रेस तक, दिव्या के हाउस एड्रेस तक पहुंचाएगा। इवन ये हाउस एड्रेस ही पहुंचाएगा तो क्या इस एड्रेस पे क्या सिर्फ दिव्या ही रहती है, उसके पेरेंट्स भी तो रहेंगे, उसके और रिलेटिव्स भी तो रहते होंगे। तो वो एग्जैक्टली पहले पूछेगा दिव्या कौन, और फिर वो चिट्ठी किसको देगा, दिव्या को। तो देखा जाए हम एक लिख तो एक ही एड्रेस रहे हैं, आपको वैसे तो ये कंप्लीट एक एड्रेस दिख रहा है, लेकिन ये सब एड्रेस में डिवाइड है। सेम ऐसी ही आपके जो लेयर्स हैं इसके अंदर है तो एड्रेस ही, लेकिन ये 3 अलग अलग एड्रेस, पोर्ट, आईपी एंड मैक। इनका काम क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे इस सेशन को एंड करने से पहले, कि हमारे को इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर ये क्या है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि हमारा जो लैन है, ये एक लैन बना हुआ है, लैन आपका। और इसके अंदर एक स्विच से 4 कंप्यूटर्स आपके अटैच्ड है, जैसे कि ये हम इसको नाम दे देते हैं PC1, ये आपका क्या है PC2, ये आपका क्या है PC3, और ये आपका PC4, ठीक है। इनका एक अपना एक मैक एड्रेस भी होगा। मैक एड्रेस एक 12 आपका डिजिट्स का होता है, हेक्साडेसिमल का डिजिट्स का होता है। और ये जो मैक एड्रेस होता है ये डिलीवर करने के लिए डेटा को जो विद इन मतलब कि एक ही लैन के अंदर मशीन टू मशीन को भेजने के लिए होता है, एक मशीन से दूसरी मशीन को भेजने के लिए मैक एड्रेस का यूज़ होता है, चाहे वो विद इन लैन हो या फिर आपका बाहर हो। जैसे कि यहाँ पे आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है अलग अलग वेब सर्वर्स, ठीक है। ये आपका सपोज मान के चलिए आपका गूगल है, या आपका फेसबुक का वेब सर्वर है, आप इससे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, या आप याहू से होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके वेब सर्वर्स है जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। आप चाहे लैन के थ्रू आप किसी भी अपने उससे क्या कह सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू किसी वेब सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो मैक एड्रेस होता है वो क्या होता है, आपका जो आपका लैन कार्ड की चिप होती है उसमें सिस्टम में ऑलरेडी लिखकर आती है, वो एड्रेस होता है। और ये जो मैक एड्रेस होता है वो उसी के संग आता है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हर पीसी का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज PC1 का अपना आईपी ऐसा है 192.68.1110, इसका है 192.68.1.20, इसका है 192.68.130, इसका है 192.68.1.40, ठीक है। ये इसका आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस किस लिए यूज़ होता है, ये देखने के लिए होता है ये सेम नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क है। ये जो एड्रेस दिया गया है आईपी एड्रेस, ये एड्रेस जो है वो नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है या डिफरेंट एड्रेस से बिलोंग कर रहा है, ये उसके लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये अगर आप इसको देखना चाहते हैं आईपी एंड मैक एड्रेस को, तो आप अपने नेटवर्क कनेक्शन की डिटेल्स में जाके इस तरीके से जब आप खोलेंगे तो आपको एक फिजिकल एड्रेस दिखाई देगा। यही फिजिकल एड्रेस आपका क्या होता है, एक मैक एड्रेस होता है। जो ये आपको नीचे दिख रहा है आईपी एड्रेस, ये आपका आईपी एड्रेस है। एक और आपको दिख रहा होगा डिफॉल्ट गेटवे, जब आप अपना डेटा बाहर इंटरनेट को भेजते हैं तो बीच में राउटर लगा होता है, तो ये बेसिकली उस राउटर का आईपी एड्रेस होता है। तो ये बेसिकली राउटर का आईपी एड्रेस यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। अब सपोज जो हम सपोज PC3 ने डेटा भेजना है PC4 को, ठीक है। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्या होता है, आपका डेटा होता है, डेटा तो होता है, साथ साथ कुछ और हेडर्स वगैरह लगे होते हैं, फिर एक सोर्स
और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा। इसमें PC3 को देना है, इसका आईपी एड्रेस क्या है 192.68.130 और इसका क्या है 192.68.1.40। ठीक है, ऐसी इसका जो मैक एड्रेस भी होगा वो भी इसके संग अटैच्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका जो होता है पोर्ट नंबर, पोर्ट एड्रेस होता है, और नेटवर्क लेयर से जब होता हुआ जाएगा तो उसको आईपी एड्रेस मिलेगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों का, और जब वो डेटा लिंक लेयर से होता हुआ जाएगा तो उसे दोनों का क्या मिलेगा, आपका मैक एड्रेस मिलेगा। ठीक है, तो जो इसका जो PC3 और PC4 का जो मैक एड्रेस है, हम मान के चलते हैं 12 डिजिट का तो नहीं मैं लिख रही हूँ, इसका सपोज इसका है 1, इसका है 2, सॉरी A, इसका है B, इसका है C और इसका है D। ठीक है, तो सोर्स में कौन होगा C को किसने भेजना है, D ने भेजना है। ये सारा का सारा डेटा किसके पास जाएगा, मैसेज स्विच के पास। स्विच के पास स्विच देखेगा कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है, उसके वो जो शुरू की इससे पता चल जाएगा कि जो आईपी एड्रेस है वो तो विद इन नेटवर्क में ही है। ठीक है, तो यानी कि ये अपने नेटवर्क के अंदर ही ढूंढेगा सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को। स्विच के पास एक अपनी एड्रेस बनी होती है, एड्रेस टेबल बनी होती है जिसे वो बोलता है एड्रेस टेबल। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है, हम दो का ही बोलते हैं, एक पोर्ट और एक मैक एड्रेस। पोर्ट और मैक एड्रेस डला होता है। सपोज PC1 का जो पोर्ट है वो 101 है, तो इसका मैक एड्रेस क्या है A। ऐसी PC आपका 2 का पोर्ट है 102 और इसका मैक एड्रेस है B। PC3 का पोर्ट एड्रेस है 103 और इसका मैक एड्रेस है 3C सॉरी। ऐसी PC4 का 104 पोर्ट एड्रेस है और इसका जो आपका जो मैक एड्रेस है वो है D। इस तरीके से ये इसमें बना होगा। ठीक है, तो इसमें जब जाएगा तो ये देखेगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन, उसे दोनों अपने एड्रेस टेबल में सोर्स एंड डेस्टिनेशन मिल गए, तो अब ये पोर्ट को खोल लेगा और जो इसका जो पोर्ट होगा, पोर्ट एड्रेस PC3 का, वो उसके PC का जो पोर्ट एड्रेस है 104 वहाँ पे भेजेगा। पोर्ट एड्रेस क्या होता है इसे भी हम समझाते हैं अभी आपको थोड़ी देर में, पर आप ये समझ लीजिए कि विद इन सेम नेटवर्क में भेजने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, आईपी एड्रेस की पड़ती है। उससे आपको पता चल जाता है विनीत सेम में है या डिफरेंट नेटवर्क में आपका डेटा जा रहा है, मैसेज जा रहा है, ये इसको आप आईपी एड्रेस के थ्रू ही रिकग्नाइज कर सकते हैं। और फिर पर्टिकुलर पीसी तक उसको पहुंचाने के लिए आपका मैक एड्रेस काम आता है। क्या काम आता है आपका, मैक एड्रेस काम आता है। अब इसी के डिफरेंट, अगर सपोज आपने खोला, आप चाहते हैं फेसबुक खोलना, आपने ब्राउजर खोला गूगल क्रोम पे और गूगल क्रोम पे टाइप कर अपना facebook.com, तो अब आपने जो फेसबुक का सर्वर है उसको कॉल करा कि भाई मुझसे अटैच्ड हो आके। अब सपोज इसके अंदर सेम यही है, लेकिन सपोज और जो आपका फेसबुक है उसका जो अपना आईपी एड्रेस है, सपोज उसका है 200.1.10.90। ठीक है, अब वो सोर्स और डेस्टिनेशन में क्या डालेगा, एज एन मैक में। ठीक है, और आपका जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन होगा उसका, ये तो आपका डेटा है आपने जो भेजा है, उसको बीच में हेडर्स वगैरह डले हुए हैं। और आईपी में क्या डालेगा, देखिए सपोज PC3 ने कहा है कि मुझे फेसबुक खोलनी है, फेसबुक क्या करना है, खोलनी है। तो यहाँ पे सोर्स का तो हमें पता चल गया, सोर्स क्या है PC3 है, जो कि जिसका मैक एड्रेस है C। इसका आईपी एड्रेस क्या है 192.68.1.30। ठीक है, ये इसका सोर्स एड्रेस है। अब क्या डेस्टिनेशन, क्या वो फेसबुक का जो आईपी एड्रेस है वो डालेगा, नहीं, वो क्या करेगा, आपका जो स्विच है इसके पास जाती है सारी इंफॉर्मेशन, बीच में क्या लगा होता है आपका राउटर,
ये राउटर आपका इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो इस राउटर का भी क्या होगा, एक आईपी एड्रेस होगा। सपोज हम मान के चलते हैं इसका है 192.168.1.50 और इसका जो मैक एड्रेस है वो है आपका ई। ठीक है, तो ऐसे ही एड्रेस टेबल में एक और बन जाएगा आपका, मतलब कि यहाँ पे जगह नहीं है, हम यहाँ पे पोर्ट जो होगा सपोज इसका 105 कर देते हैं और इसका जो मैक एड्रेस है वो क्या है, ई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो फेसबुक का जो आईपी एड्रेस है वो नहीं होगा, वो होगा आपके राउटर का आईपी एड्रेस, यानी 192.168.1.50 और ऐसी उस डेस्टिनेशन राउटर का मैक एड्रेस क्या है, ई, ये होगा। तो ऐसे जब ये स्विच के पास जाएगा तो इसे पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर जाना है, ई राउटर के पास। आगे कैसे मूव करना है ये बाकी का बात का काम है। ठीक है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अपनी स्लाइड के अंदर की जो डिफॉल्ट गेटवे होता है यही इसका क्या है, आपका जो राउटर का आईपी एड्रेस है। तो बेसिकली जो आईपी एड्रेस होता है वो किस लिए यूज होता है, आपका टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क, दैट इज द जो नेटवर्क है वो सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट नेटवर्क में। और जो मैक एड्रेस होता है वो किस लिए यूज होता है, टू डिलीवर डेटा विद इन द सेम नेटवर्क। ओके, मतलब कि आपको जो मशीन है, मशीन टू मशीन जो भेजना है वो वहाँ पे आपका मैक एड्रेस यूज होगा। जो आईपी एड्रेस यूज होता है डेटा डिलीवर करता है, इस चीज को ध्यान रखिए कि सेम या डिफरेंट नेटवर्क में। सो जो आईपी एड्रेस होता है, जो जिससे कि आईपी एड्रेस हम क्यों देते हैं, जिससे कि जो आपका जो डेटा है वो एक करेक्ट नेटवर्क तक पहुंच पाए। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल दिया है आपको यहाँ पे, जो से मैंने आपको दिव्या का दिया था कि दिव्या कहाँ पे रहती है, मुंबई में रहती है, और आपकी जो शालू है वो दिल्ली में रहती है। तो ऐसे केस में जो मुंबई और आपका दिल्ली वाला कॉन्सेप्ट है वो नेटवर्क के ऊपर आए कि ये सेम नेटवर्क, यानी दिल्ली दिल्ली में तो नहीं बिलोंग कर रही है, दिल्ली टू मुंबई में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये नेटवर्क का डिसाइड करता है कि विद इन नेटवर्क में हो रहा है या बाहर से किसी से अटैच हो रहा है। और जो मैक एड्रेस है ये किसके लिए होता है, करेक्ट पीसी तक डेटा को डिलीवर करने के लिए होता है। जैसे कि जो हमने वहाँ पे दिया, जो आपका दिव्या का जो एड्रेस दिया था 6415 करके जो भी था, वो हमने जो दिया था वो उसका एक करेक्ट एड्रेस है कि वो उस करेक्ट एड्रेस तक पहुंच जाए। ठीक है, और पोर्ट क्या है, जैसे हमने आपको बताया था कि 6415 पे काफ़ी सारे दिव्या के दोस्त और उसके फैमिली मेंबर्स ही रहते होंगे, लेकिन वो बेसिकली पहुंचेगा किस तक, दिव्या तक ही पहुंचेगा। दैट इज कॉल्ड पोर्ट एड्रेस। ओके, तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि एक पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंचना दैट इज कॉल्ड पोर्ट एड्रेस। ठीक है, आईपी से हमें क्या पता चलता है कि आपका विद इन नेटवर्क है या डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रहा है, उससे हमें आईपी एड्रेस से पता चलता है। जैसे दिल्ली और मुंबई के बीच में हो रहा है, दिल्ली दिल्ली के बीच में हो रहा है। और मैक एड्रेस से क्या है, हमें उसका पर्टिकुलर हाउस एड्रेस, जैसे हमें घर का हाउस एड्रेस पता चला, ऐसे हमें उस पर्टिकुलर मशीन का एड्रेस पता चल पाता है कि हमें इस मशीन तक ये डेटा देना है। अब आती है पोर्ट एड्रेस की। ये पोर्ट एड्रेस होता क्या है, जैसे कि आपने एक ब्राउजर खोला, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप ब्राउजर में एक ही टैब खोल के उस पर ही काम करते रहते हैं। आपने सपोज एक पे गूगल खोल रखा है, ठीक है, एक टैब पे आपने अपना फेसबुक खोल रखा है, एक टैब में आपने अपना सपोज याहू का टैब खोला हुआ है, ऐसे सो ऑन खोलें। जैसे आप टैब खोलते हैं उस टैब का एक पोर्ट एड्रेस आ जाता है डायनेमिकली। जैसे गूगल को सपोज 102 है, इसका 201 है, इसका 305 है सपोज याहू का। तो जो भी गूगल अपना रिक्वेस्ट, इस यूजर गूगल को जो रिक्वेस्ट भेजेगा, तो वो जो रिक्वेस्ट आएगा वापस वो किसके पास आएगा, कौन से पोर्ट से होता हुआ आएगा, 102 पे। ऐसे ही अगर यूजर फेसबुक खोल के वाली टैब खोल के कुछ रिक्वेस्ट भेजता है, किसी चीज को इमेज को खोलता है, कोई चीज को सर्च करता है या कुछ भी करता है, पेज खोलता है, तो उस केस में जो भी फेसबुक का सर्वर उसे डेटा दे रहा है यूजर को, वो आपके ब्राउजर पर आ रहा है। लेकिन ब्राउजर पे तो खूब सारे टैब खोले, जैसे हमने कहा ना कि एक हाउस है 6415 उसका एड्रेस है, लेकिन उस एड्रेस पे रीता भी रहती है, सीता भी रहती है, गीता भी रहती है और आपकी दिव्या भी रहती है। ठीक है, लेकिन हमें डेटा किसको देना है, पर्टिकुलर दिव्या को, तो दिव्या के नाम से हम जाएंगे ना। ऐसे ही जो पोर्ट एड्रेस है या आप समझ लो उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम है कि जब डेटा आ रहा है वो किस
क्योंकि किसने कॉल करा है, फेसबुक ने करा, तो वो फेसबुक के पास ही आएगा ना, आगे वो गूगल वाली जो टैब है उस पर खुलेगा। तो पोर्ट एड्रेस ये होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आईपी एड्रेस होता है, इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप बार बार इस वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि आप इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। जो आईपी एड्रेस होते हैं उससे आप करेक्ट नेटवर्क तक पहुंचते हैं। ठीक है, कहाँ पहुंचते हैं आप? करेक्ट नेटवर्क तक पहुंचते हैं। जो आपका मैक एड्रेस यूज़ होता है वो किस लिए यूज़ होता है? आपको करेक्ट पीसी तक आपका डेटा पहुंचाने के लिए यूज़ होता है। और जो पोर्ट एड्रेस होता है वो आपका, जो आपने कोई सी भी, सब क्या है, एक एप्लीकेशन है। फेसबुक भी एक एप्लीकेशन है, याहू भी एक एप्लीकेशन है, और गूगल भी एक एप्लीकेशन है। तो ये आपको एक करेक्ट एप्लीकेशन तक पहुंचाता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। और आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और अगर आपको ये समझ में आ जाएगी तो जो हम इसका जो नेक्स्ट आपका OSI लेयर्स का एक नेक्स्ट आपका वर्जन और लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम जितनी भी लेयर्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो जो हम OSI लेयर को डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत ईजिली बातें समझ में आ जाएंगी। साथ ही साथ हमने अभी आपसे जो ये थी OSI लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर के बारे में तो बात कर ली है। ठीक है, इनमें तो क्या होता है? एड्रेस होता है। लेकिन हमने अभी आपसे बाकी के बारे में तो बात करी नहीं कि एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे सकती हूँ। ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। मतलब कि कम्युनिकेशन बेसिकली, जैसे कि हम एक बैंक में जाते हैं, हम उसमें आरडी अकाउंट भी खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। ठीक है, और अपना एक आपका एफडी भी खोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी खोल सकते हैं। एक ही बैंक है लेकिन हम उसमें काम सारे कर सकते हैं। ठीक है, सारे अकाउंट खोल सकते हैं, उस अकाउंट पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सेम ऐसी आप ब्राउज़र पे काफ़ी सारे क्या खोल सकते हैं? टैब खोल सकते हैं। उन टैब्स पे अलग अलग एप्लीकेशंस को खोल के आप उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन है गूगल की, कोई फेसबुक, कोई याहू, कोई स्काइपी, कुछ भी XYZ। तो इस तरीके से जो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ये पॉसिबल होता है। ठीक है, ये सारी वैसे जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है ये HTTP बेस बताई है। HTTPS भी होती है जो सिक्योर लॉगिन करते हैं हम बैंकिंग के, जो नेट बैंकिंग करते हैं वो आप देखना उसके आगे S लगा होता है क्योंकि सिक्योरिटी होती है उसमें। ऐसे हम FTP साइट्स भी खोल सकते हैं फाइल ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो ये सब हम किसके थ्रू कर पाते हैं? एप्लीकेशन लेयर के थ्रू। और भी उसके वर्क्स है वो हम एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करेंगे। जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है ये एक तरीके का ट्रांसलेटर का काम करती है। किसका काम करती है? आपका ट्रांसलेटर का काम करती है। सपोज मुझे पंजाबी बोलनी आती है और आपको जो है वो हिंदी ही समझ में आती है, तो मैं तो बोलूँगी पंजाबी में, लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर उसे कन्वर्ट करके आप तक किस में पहुँचाएगी? हिंदी में। ऐसे आप हिंदी में बोलेंगे और मेरे तक किस में आएगी? ये पंजाबी लैंग्वेज में आएगी। इस तरीके से समझ लीजिए कि ये मतलब कि आपका जो प्रेजेंटेशन लेयर है इसमें डेटा जो है वो डेस्टिनेशन मशीन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में जाता है। इसमें कोडिंग, जैसे स्काई कोड अगर सब ना हो और भी कोड होते हैं, कोई मशीन कोई कोडिंग यूज़ करती है, कोई मशीन दूसरी कोडिंग यूज़ करती है, तो वो उसमें कन्वर्ट करके डेटा को भेजता है। सेशन लेयर का काम क्या होता है? ये मैनेज करता है जितने भी हमने डिफरेंट सेशंस खोले हैं। जैसे हमने आपको बताया ये गूगल का, ये फेसबुक का, ये याहू का है, तो ये अलग अलग हमने एक सेशन खोले हुए हैं। इन सबको मैनेज करने का काम किसका होता है? सेशन का। कि जो पर्टिकुलर डेटा रिसीव होकर आ रहा है गूगल सर्वर से, वो गूगल की टैब पे ही खुले। जो आपका फेसबुक के वेब सर्वर से डेटा आ रहा है वो फेसबुक की टैब पे ही खुले। जो डेटा याहू के सर्वर से आ रहा है वो याहू की टैब पे ही खुले। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी सेशन लेयर की। और फिजिकल लेयर का क्या काम है? ये सिग्नल्स को जो ट्रांसमिट करता है वो किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू करता है। तो बेसिकली जो फिजिकल लेयर होती है वो किसके लिए यूज होती है? ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है। कि आपका जो डेटा है वो कैसे होना है? वायर के थ्रू जाना है या वायरलेस जाना है, रेडियो वेव के थ्रू जाना है, ये सब कुछ। और किस फॉर्मेट में जाना है, मतलब फॉर्मेट इन द सेंस कि वो कौन सी आपकी ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करके जा रहा है, या किस तरीके से रेडियो वेव, इंफ्रारेड, किस तरीके से माइक्रोवेव, किस फिजिकल मीडियम को यूज़ कर रहा है या नॉन वायर को यूज़ कर रहा है। ये सब चीज़ें कहाँ पर डिस्कस होती हैं? यहाँ पे फिजिकल लेयर पे। ठीक है, तो आपको मैंने थोड़ा सा रॉ में आपको एक्सप्लेन करा है कि ये सातों के सातों लेयर क्या करती है। इनके बारे में और भी जितने इनके पॉइंट्स हैं इनको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
और फ्रेंड्स आगे ख़त्म करने से पहले यहाँ पे हमने कुछ ये प्रोटोकॉल्स, इन प्रोटोकॉल्स को वैसे ही जो आपके आईटी ऑफिसर के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इन प्रोटोकॉल्स को थोड़ा डिटेल में देखना होगा, वरना जैसे जो पीओ क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन आईटी के पेपर में भी आ जाती है कि जो एचटीटीपी जो कॉल आपकी प्रोटोकॉल है वो कौन सी लेयर पे वर्क करती है, तो आप बताएंगे कि ये एप्लीकेशन लेयर पे करती है। एफटीपी प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे वर्क करती है, आपकी एप्लीकेशन लेयर पे। ऐसी प्रेजेंटेशन लेयर की जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमने दी हुई है, सेशन लेयर्स की ये सारी प्रोटोकॉल्स है, टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर की आपकी टीसीपी यूडीपी है, और नेटवर्क लेयर की आईसीएमपी और ये सब कुछ है आपकी, और डेटा लिंक लेयर की प्रोटोकॉल्स हैं, और फिजिकल लेयर की ये प्रोटोकॉल्स हैं। इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको और डिटेल में हम आगे और डिस्कस करते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपना सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर अमंग विद फ्रेंड्स। और आपको हमारे फेसबुक का ये लिंक है, फेसबुक पेज का, और ये ट्विटर हैंडल का लिंक है हमारे, आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, फॉलो करिए। और अगर आपको जो भी इनके लिंक चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस